बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और आज के लेक्चर में इसका चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है लॉजिक, इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 8। इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के जोन से कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज करना आसान होगी। तो कॉन्सेप्ट जोन से है वो पेज नंबर 148 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट वाला टॉपिक है स्टेटमेंट। यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। अ सेंटेंस आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि ये एक या तो जुमला है या मैथ का एक्सप्रेशन है। विच मे बी ट्रू, या तो वो दुरुस्त है, सही है, और फॉल्स या गलत है। बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, कि मैथ का कोई एक्सप्रेशन या सेंटेंस वो या तो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त होगा या मुकम्मल तौर पर गलत होगा। दोनों नहीं हो सकते, यहाँ सही या गलत ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं कहूँ ना कि 2 = 3 के, तो ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब ये 2 3 के इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं आएगा। एक ही रुकनी बात है, या तो सही है या गलत। ये इसकी स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। अब ये देखिए लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट A = B कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी कि जैसे ये मैंने एग्जांपल दी है, वो कह रहा है या तो A B के इक्वल होगा या A B के इक्वल नहीं होगा। इस तरह बाकी नीचे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, ये डेफिनेशन, चाहे आप ये एग्जांपल दे दें चाहे ये एग्जांपल दे दें। ये देखें, ये भी लिखा हुआ है, फॉर अ नॉन जीरो रियल नंबर एक्स एन इंटीजर एम एंड एन वी हैव एक्स की पावर एम मल्टीप्ल एक्स की पावर एन वो इक्वल है एक्स की पावर एम प्लस एन। ये ट्रू है। इस तरह बाकी कुछ ट्रू लिखे हुए हैं इसी पेज पर, बाकी नीचे फॉल्स लिखे हुए हैं। ये थी स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अब इससे नेक्स्ट पेज नंबर 149, असल कॉन्सेप्ट ये है लॉजिक ऑपरेटर्स। ये आपने बहुत ध्यान से सीखना है, पूरे चैप्टर पर ये अप्लाई होने हैं। अब ये देखें, सबसे पहले ये लिखी हुई है हेडिंग सिंबल, फिर ये कहते हैं उसको रीड कैसे किया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है और उसको फिर रीड कैसे किया जाता है। सबसे पहले सिंबल, ये जो सिंबल है ना, इसको पढ़ा जाता है नॉट, और निगेशन भी कहा जाता है इसको। अब इसका सिंबल जौन सा है, अगर पी है क्यू है तो इस तरह लिखा जाएगा। अगर क्यू आएगा तो ये सिंबल और इसके साथ ये क्यू, इस तरह ये लिखा जाएगा। और इसको रीड कैसे करते हैं, अगर पी के साथ है तो नॉट पी, अगर क्यू के साथ है तो नॉट क्यू, और निगेशन ऑफ पी। ये काम कैसे करता है वो भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा। पहले ये सिंबल देख लें। अब ये देखें, ये वाला सिंबल, इसको रीड किया जाता है एंड, और इसको जब एक्सप्रेशन में लिखा जाता है तो ये आ जाता है पी एंड क्यू। ये लिखा हुआ है, रीड कैसे किया जाता है। असल में सिर्फ अभी इसकी पहचान मैं बता रहा हूँ। अब ये सिंबल जौन सा है, ये सिंबल है और इसके एक्सप्रेशन की फॉर्म में ये है PRQ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। अब एंड वाले ऑपरेशन को कंजक्शन भी कहा जाता है और आर वाले को डिसजंक्शन भी कहा जाता है। अब इससे नेक्स्ट ये वाला सिंबल है, जिसको पढ़ा जाता है देन या इम्प्लाइज। ज़्यादातर इम्प्लाइज पढ़ा जाता है कि P इम्प्लाइज Q। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, अगर देन पढ़ना है तो P देन Q, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं आप। अब ये देखिए, जो इस तरह का सिंबल है, इज इक्विवेलेंट टू, ये भी पढ़ा जाता है इक्विवेलेंट, या इफ़ एंड ओनली इफ़, ये भी पढ़ा जाता है। ज़्यादातर इक्विवेलेंट पढ़ा जाता है। ये देखें, P इक्विवेलेंट Q, ये लिखा हुआ है P इज इक्विवेलेंट टू Q, चाहे ये पढ़ लें, या P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। अब इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखें, पेज नंबर 149 पर ये लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला निगेशन। इफ़ P इज़ एनी स्टेटमेंट, कि P कोई भी स्टेटमेंट है, इट्स निगेशन इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से। ये देखें, यहाँ पर भी लिखा हुआ है किस तरह डिनोट करते हैं। एंड रीड नॉट पी, रीड कैसे करते हैं, इस तरह नॉट पी। यानी कि अगर आप ये टेबल याद कर लें तो इस लिहाज से आप डिफाइंस को लिख सकते हैं। सिर्फ आपने जो टेबल ये बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ये आपने ये भी रट्टा नहीं लगाना, आपने सीख के करना है। इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन डैट पी इज़ ट्रू। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर पी ट्रू है, इज़ फॉल्स, एंड पी इज़ फॉल्स, और इसका नॉट पी इज़ ट्रू। यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर ट्रू होगा तो उसका नॉट यानी उसकी निगेशन फिर फॉल्स हो जाएगी। और आपको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है, आप ये याद रखें, निगेशन याद हो जाएगा। ये देखिए, मैंने लिखा है नॉट के लिए आपने क्या करना है, उर्दू में आप याद रख लें, चाहे आप अपनी बुक पर भी लिख लें। अगर टी हो तो एफ, और एफ हो तो टी। यानी कि अगर ट्रू होगा तो नॉट, नॉट का मतलब ही क्या है, नहीं, उसका उल्ट हो जाएगा। ये देख लें, ये टेबल बना हुआ है, अगर ट्रू है तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो गया है, और फॉल्स है तो वो ट्रू में हो गया है। सिंपल, ये लाइन आप याद रख लें तो आपका ये निगेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कोशिश तो मैंने की है कि बड़ी आसान तरीके से आपको समझा सकूं, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखिए, सेकंड वाला क्या है, कंजक्शन। ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P एंड Q इज सिम्बोलिकली रिटन बाय
सिंबल इसका ये है लिखने का और रीड करते हैं पी एंड क्यू। अब ये देखिए अ कंजक्शन इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। कह रहा है ये ट्रू तब होगा अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी। सो द ट्रूथ टेबल ऑफ पी एंड क्यू, अब इसका ट्रूथ टेबल वो कह रहा है नेक्स्ट पेज पर ये लिखा हुआ है। अब ये देखें पी और क्यू, ये कौन सी लाइन है और ये लाइन ये आपको याद रखनी ही पड़नी है, क्योंकि मेरे पास पी की वैल्यूज होगी, क्यू की वैल्यूज होगी, फिर ही इस पर मैं एंड का, और का, इम्प्लाइज का, नॉट का वो ऑपरेशन अप्लाई कर सकूंगा। अब ये देखिए पी वाले क्या हैं, ये हमेशा यही होंगे। पी वाले पहले ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स, और क्यू वाले ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड के लिए अगर एक भी एफ हो तो एफ आएगा। अब ये देखिए ट्रू ट्रू तो ट्रू आ गया है, अब ये ट्रू है और फॉल्स, ये देखिए एक एफ आ गया है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर भी देखिए एक एफ आ गया है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर देखिए दोनों एफ आए हैं तो वो फॉल्स ही आएगा। अब इससे नेक्स्ट आप देखिएगा पेज नंबर 150 पर ही है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन असल में ये आर वाला है। द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज सिम्बोलिकल रिटर्न एज पी आर क्यू, ये लिखा हुआ है पी आर क्यू। द डिसजंक्शन पी आर क्यू इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो तो वो इनका आर जोन है वो ट्रू आएगा। और इस लिहाज से आपकी आसानी के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर एक भी ट्रू एक भी टी हो तो टी आएगा। अब ये देखें ये पी और क्यू का टेबल, ये देखिए ट्रू और ट्रू वो आ गया है ट्रू, एक ट्रू आ गया है तो टी आएगा, एक टी आ गया है तो टी आएगा, दोनों एफ है तो इसमें देखें एफ आएगा। ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट था, मैं बार बार ये आपको रीड करवाऊंगा तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, आप भी ये लिख लें आपके लिए आसानी होगी। अब ये देखें फोर्थ वाला है इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना इम्प्लाइज वाला, ये सिंबल था पी इम्प्लाइज क्यू, और देन भी कहा जाता था इसको। यहाँ पर देखें रिटर्न एज पी इम्प्लाइज क्यू इज कॉल्ड अ कंडीशनल और एन इम्प्लीकेशन। अब ये जो फर्स्ट वाला है ना पी, ये देखिए पी इम्प्लाइज क्यू है, तो ये जो फर्स्ट वाला है उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट और इसको हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और जो सेकंड वाला क्यू है इसको पढ़ा जाता है कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है कि फर्स्ट वाले को क्या कहा जाता है, सेकंड वाले को क्या कहा जाता है। अब इसका टेबल उस लिहाज से ये देखें, अ कंडीशनल इज रिकॉर्डेड एज फॉल्स, ये फॉल्स होगा ओनली व्हेन द एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स, यानी कि अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आएगा। और इसके लिहाज से मैंने आपको ये लिखवाया है, सिर्फ आप ये याद रख लें इम्प्लाइज के लिए कि जिस पर इम्प्लाई किया जा रहा है वो लिखने हैं, लेकिन दो एफ हो दो फॉल्स हो तो ट्रू आएगा। ये देखें ये पी है और क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, ये इम्प्लाई हो रहा है ना, किस पे इम्प्लाई हो रहा है, क्यू पर, तो मैंने क्यू वाले ही लिख देने हैं। ये देखें ये ट्रू है तो मैंने लिख दिया ट्रू, ये फॉल्स है तो मैंने लिख दिया है फॉल्स, ये ट्रू है तो मैंने ये लिख दिया ट्रू। अब ये देखें दोनों फॉल्स हैं तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। इसका कॉन्सेप्ट मैंने ये लिखा है, अब आपको समझ आएगी कि जिस पर इम्प्लाई हो रहा है, अगर पी इम्प्लाई हो रहा है ना क्यू पर, तो मैंने क्यू वाले ही एलिमेंट्स लिख देने हैं सिर्फ। अगर दोनों जोन से एफ होंगे दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू आएगा। अब ये देखें ये दोनों फॉल्स थे तो ट्रू आया है, बाकी जो क्यू के ही एलिमेंट थे वो मैंने वैसे लिख दिए हैं। अब इससे नेक्स्ट है ये पेज नंबर 151 पर बाई कंडीशनल, जो कि है पी इक्विलेंस क्यू, ये सारा वही लिखा हुआ है। बाई कंडीशनल को इक्विलेंस भी कहा जाता है। और इफ़ एंड ओनली इफ़ की सिंपल फॉर्म ये है आई डबल एफ, इस तरह भी कहा जा सकता है इफ़ एंड ओनली इफ। अब इसमें देखे वो क्या कह रहा है, पी इक्विलेंस क्यू इज़ ट्रू, ये ट्रू तब होगा ओनली व्हेन बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर ट्रू, ये सिर्फ तब ट्रू होगा अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी आर, और बात स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर फॉल्स, यानी जब दोनों फॉल्स हो गई या दोनों ट्रू होगी फिर ये ट्रू होगा। और इसके लिए मैंने आपको ये लाइन लिखवाई है, ये देखिए अगर एक भी एफ तो एफ, और अगर दोनों एफ तो ट्रू। ये वाली लाइन यहाँ पर भी आएगी कि अगर दोनों एफ है तो टी आएगा, ये देखिए दोनों एफ है तो टी आएगा। इम्प्लाइज में आपने ये कर लेना है कि जिस पर इम्प्लाई हो रहे हैं वो लिखने हैं, और इक्विवेलेंट में अगर एक भी फॉल्स आए तो फॉल्स आएगा। ये देखिए इसलिए ऐसे टेबल ये सारा आप चाहे ना लिखे डायरेक्ट ये लिखते हैं। ये देखिए ये पी है और ये क्यू है। इक्विवेलेंस क्या है, अगर एक भी एफ आएगा तो फॉल्स। अब ये देखिए ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया है, ये देखिए यहाँ पर एफ आ गया है तो फॉल्स, यहाँ पर भी एफ आ गया है तो फॉल्स। अब दोनों एफ है तो ट्रू, इस लिहाज से ये देखिए ये लाइन याद रखेंगे तो आपका ये टेबल हो जाएगा। ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 152 पर मैथमेटिकल प्रूफ। अब ये मैथमेटिकल प्रूफ इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 155 पर, ये थ्योरम
यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस तरह बाकी भी जो सी डिफाइंस हैं ये क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। तो जब क्वेश्चन में अप्लाई होंगी तब मैं आपको ये डिटेल से समझा दूंगा। तो अभी आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है मिक्सअप हो जाएगा। अब जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है यहाँ तक, पहले यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ये देखिए इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 4 ऑप्शंस आर गिवन, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट वाला करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफ्टन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग, कि ये जो नीचे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनमें से कौन इंडक्टिव रीजनिंग से रिलेट करता है। तो इसका आंसर आएगा ए वाला, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। अब इससे नेक्स्ट है सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग, कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग को डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर आएगा ये डी वाला, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स। अब इससे नेक्स्ट है थर्ड वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सी वाली है 22/7। अब ये क्यू डैश ये डिनोट किया जाता है इरेशनल को। अब ये 22/7 ये रैशनल नंबर है, और यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि 22/7 ये इरेशनल में से नहीं है, यानी कि रैशनल में है, तो ये ट्रू है। अब बाकी तीनों स्टेटमेंट वो फॉल्स हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट टू रिप्रेजेंट द निगेशन टू द स्टेटमेंट द स्टोव इज बर्निंग। अब वो कह रहे हैं कि ये जो लाइन लिखी हुई है ना, सेंटेंस लिखा हुआ है जिसका मीनिंग है कि चूल्हा जल रहा है, कह रहे इसकी निगेशन, निगेशन क्या होती है, निगेशन असल में नॉट है, यानी कि इसका उल्ट। तो उस लिहाज से इसका उल्ट क्या है, यह है चूल्हा जल रहा है, तो इसका उल्ट होगा कि चूल्हा बंद है। तो इसका आंसर आएगा ए वाला ही, द स्टोव इज नॉट बर्निंग, कि चूल्हा नहीं जल रहा। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पार्ट नंबर 5, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन, के कंजक्शन में दो स्टेटमेंट वो ट्रू कब होंगी, जब दोनों ट्रू होंगी। तो यहाँ पे आएगा बी वाला ही बात, पी एंड क्यू आर ट्रू। अब इससे नेक्स्ट है इसका 6 वाला, अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन, ए वाला आएगा एंटीसीडेंट ये फर्स्ट वाला होता है और कॉन्सिक्वेंट ये सेकंड वाला होता है। अगर ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा तो फिर फॉल्स आएगा। मैंने कंडीशनल में आपको दिखाया था कि जिस पर इम्प्लाई हो रहा हो, तो जब सेकंड वाला एफ होगा तो फिर ही एफ आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कंडीशनल है, जिस पर अप्लाई हो रहा है वो लिखना होता है। ये देखिए मैंने आपको लिखवाया भी था, जिस पर इम्प्लाई हो रहे हो वो लिखने होते हैं। तो जिस पर इम्प्लाई हो रहा है ये देखें क्यू पर ये है एफ, अगर पहला ट्रू हो सेकंड वाला फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आता है। तो फिर इस लिहाज से इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है 7 वाला, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी इज। सबसे पहले मैं आपको कंट्रा पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। ये पेज नंबर 151 पर ये 1 2 3 ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 पॉइंट से ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा और ये ऑब्जेक्टिव होगी। ये सीखें, ये फर्स्ट वाला है कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है, उल्ट। अगर Q इम्प्लाइज हो P पर तो इसका कन्वर्स होगा P इम्प्लाइज होगा Q पर, यानी कि ये फिर पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में आ जाएगा। कन्वर्स वाला आपने अपने माइंड में रखना है कि उल्ट हो जाता है। अब ये है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q इज कॉल्ड इन्वर्स। इन्वर्स में क्या है कि जो निगेशन का साइन है ये ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए P इम्प्लाइज Q है, ये जो नॉट का निगेशन का साइन है ये ख़त्म कर दिया जाता है। अब इससे नेक्स्ट ये देखें, ये है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव क्या है कि इसमें निगेशंस का साइन भी ख़त्म कर दिया जाता है और इनकी जगह भी चेंज कर दी जाती है। ये देखें ये दो निगेशन के साइन है और यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ पर देखिए पी बाद में है लेकिन यहाँ पर पी पहले है। यानी कि समझाना मैं ये आपको चाह रहा हूँ कि कंट्रा पॉजिटिव में निगेशन का साइन भी ख़त्म हो जाता है और इनकी जगह भी इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि क्यू पी है तो वो पी क्यू आ जाएगा। तो फिर इस लिहाज से ये सीखा था ना भी कि निगेशन क्यू वो इम्प्लाइज हो रहा है निगेशन पी पर, तो फिर ये होगा पी इम्प्लाइज क्यू। लेकिन यहाँ पर क्यू पहले है पी बाद में है, तो मैं इनकी जगह चेंज कर दे, तो ये देखिए क्यू पहले आ जाए पी बाद में आ जाए। तो फिर इस लिहाज से यहाँ पर क्या पी बाद में है तो यहाँ पी पहले होगा, और क्यू पहले है यहाँ पर क्यू बाद में होगा, और यहाँ पर निगेशन का साइन क्योंकि कंट्रा पॉजिटिव है तो यहाँ पर देखें जब क्यू और पी हो तो फिर P पहले Q बाद में, तो इसलिए ऐसे ये देखिए ये P पहले है Q बाद में, तो इसका आंसर आएगा ये C वाला। ये मैंने आपको समझा दिया है कॉन्सेप्ट। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, तो इसका आंसर आ जाएगा ये B वाला कंजेक्टर। ये कंजेक्टर की डेफिनेशन है, ये भी क्वेश्चन में ही आएगी तब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप मार्क कर ले, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो ये तीनों MCQs आपके तब ही क्लियर होंगे। अब ये देखें 9 वाला, द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन
कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट इज, इसका आंसर आ जाएगा ये सी वाला एक्सियम। और 10 वाला द स्टेटमेंट द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये थ्योरम है, इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। अभी मैंने आपको समझाया है ना, कन्वर्स भी, इनवर्स भी और कंट्रापोजिटिव भी। सबसे पहले कन्वर्स सीख लें, फिर इस लिहाज से मैं ये 4 पार्ट आपको करवाता हूँ। कन्वर्स क्या है कि अगर P वो इम्प्लाई हो रहा है Q पर, तो इसका कन्वर्स होगा कि इनकी जगह इंटरचेंज होने की, ये आ जाएगा Q, ये इम्प्लाई हो रहा है P पर। तो अब ये देखिए इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने चारों पार्ट लिख दिए हैं। कन्वर्स करवाने लगा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है कि जगह इंटरचेंज कर देते हैं। अब ये देखें निगेशन P इम्प्लाइज है Q पर, तो ये आ जाएगा Q, ये फिर इम्प्लाई हो रहा है निगेशन P पर, यानी कि ये उस तरफ चले गया है और ये इस तरफ आ गया है। समझ आ गई होगी आपकी। अब ये देखिए Q इम्प्लाई P, तो ये आ जाएगा P इम्प्लाइज हो रहा है Q पर। ये देखें ये है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, तो ये आ जाएगा निगेशन Q इम्प्लाई हो रहा है निगेशन P पर। अब ये Q है और P बाद में है, तो मैं P को पहले लिख रहा हूँ, निगेशन इम्प्लाइज निगेशन Q, ये है इसका कन्वर्स वाला पार्ट। अब ये मैं रेस करके आपको अब इन्वर्स समझाता हूँ, फिर वो इम्प्लाई करूँगा। निगेशन P इम्प्लाइज हो रहा है निगेशन Q पर, तो फिर इसका इन्वर्स वो होगा कि ये निगेशन का साइन ख़त्म कर देंगे कि P इम्प्लाई हो रहा है Q पर। और अगर निगेशन नहीं होगी तो इनके साथ निगेशन आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर ये है निगेशन P, वो निगेशन का साइन ख़त्म हो जाएगा, P आ जाएगा, इम्प्लाइज हो रहा है, यहाँ पर सिंपल Q है, निगेशन का साइन नहीं है, तो वो मैं अपनी तरफ से लिखा दूंगा निगेशन Q। अब ये देखिए Q इम्प्लाई हो रहा है P पर, तो फिर इसका इन्वर्स आ जाएगा कि यहाँ पर निगेशन का साइन आ जाएगा, निगेशन Q ये इम्प्लाइज हो रहा है निगेशन P पर। अब ये है यहाँ पर निगेशन का साइन ख़त्म कर दूंगा, ये आ जाएगा P इम्प्लाइज Q, और यहाँ पर भी निगेशन का साइन ख़त्म, ये आ जाएगा Q इम्प्लाइज हो रहा है P पर। ये था इसका इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट। अब कंट्रा पॉजिटिव वो आगे भी आपको समझाया है। कंट्रा पॉजिटिव वो है कि अगर निगेशन P इम्प्लाइज हो रहा है निगेशन Q पर, यहाँ पर एक तो निगेशन के साइन ख़त्म कर दी जाते हैं और दूसरे इनकी जगह चेंज कर दी जाती है कि Q पहले आ जाएगा और P बाद में आ जाएगा। और अगर निगेशन के साइन नहीं होंगे तो इनके साथ भी निगेशन के साइन आ जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं जगह इंटरचेंज करने लगा हूँ कंट्रा पॉजिटिव में, ये आ जाएगा Q इम्प्लाई हो रहा है P पर। अब P के साथ तो निगेशन का साइन है तो वो नहीं आएगा, लेकिन Q के साथ निगेशन का साइन नहीं है, तो यहाँ पर मैं Q के साथ निगेशन का साइन लगा दूंगा। दोबारा समझिए देखें, Q P पर इम्प्लाइज हो रहा है तो इनकी जगह चेंज कर दूंगा, यह आ जाएगा P इम्प्लाइज Q। अब यहाँ पर दोनों के साथ निगेशन का साइन नहीं है, तो यहाँ पर फिर इसके कंट्रा पॉजिटिव में निगेशन का साइन आ जाएगा। यहाँ पर दोनों के साथ निगेशन का साइन है तो कंट्रा पॉजिटिव में नहीं आएगा, पहले P है बाद में Q, तो यहाँ पर पहले Q आ जाएगा इम्प्लाइज, बाद में आ जाएगा P। यहाँ पर भी निगेशन के साइन ख़त्म, पहले Q है P बाद में, तो यहाँ पर देखिए Q को फिर मैं बाद में लिख दूंगा और P को पहले। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है राइट द ट्रूथ टेबल, के ट्रूथ टेबल बनाना है ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 करने लगे हैं। ये देखें ये है निगेशन PRQ, फिर इनका आपस में R लेना है किसके साथ, निगेशन Q के साथ। चलिए इसके सोल्यूशन के साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ। P और Q के दरमियान है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा P और यहाँ पर Q। P में क्या है, सबसे पहले ट्रू और ट्रू, फिर फॉल्स और फॉल्स, और Q में पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। अब ये देखिए इसको देख के मुझे ये आइडिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है P और Q, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर PRQ फाइंड करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास एक है और ये दूसरा है, इनके दरमियान मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो पहले ये तो मैं बना लूँ ना, पहले यहाँ पर क्या है PRQ। अब R क्या होता है, ये देखें R, अगर एक भी T हो तो T आएगा। अब इन दोनों में ये देखें ये भी दोनों ट्रू है तो T ही आ जाएगा, T है T आ जाएगा, ये भी T है तो T आ जाएगा, ये दोनों F हैं तो फिर F ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी T नहीं है। अब ये चीज़ तो मैंने फाइंड कर ली है। अब इसके साथ क्या है निगेशन, तो मैं वो फाइंड करूँगा कि निगेशन क्या है PRQ। निगेशन क्या होता है कि चेंज कर देते हैं। ये देखिए ये है निगेशन नॉट, अगर T हो तो F और F हो तो T, तो ये देखिए ये ट्रू है, ये आ जाएगा फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, और ये फॉल्स है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू।
यानी कि ये वाली सारी साइड मैंने फाइंड कर ली है। ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, बाद में ये रेज कर दूंगा मैं। अब मैंने क्या फाइंड करना है, क्यू का निगेशन यानी क्यू नॉट फाइंड करना है। ये क्यू है और यहाँ मैं लिखूंगा मैं नॉट क्यू फाइंड करने लगा हूँ। वो मैंने अभी आपको बताया है कि चेंज कर देते हैं ट्रू को फॉल्स में। ये ट्रू है तो ये आ जाएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स है तो ये आ जाएगा मेरे पास ट्रू। ये ट्रू है तो ये आ जाएगा फॉल्स। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस लिहाज से कर रहा हूँ तो वो गलत है। ये क्यू है तो मैं क्यू वाले को देखकर उस लिहाज से करूँगा। ये देखिए क्यू पर यहाँ पर फॉल्स है तो फिर यहाँ मैं लिख दूंगा ट्रू। अब ये मैं आपको रेज करके दिखाऊँ, ये देखिए मैंने ये फाइंड कर लिया है जो कि ये आया है। ये भी सारा मैं रेज कर देता हूँ और ये दूसरी वो मैंने फाइंड कर ली है। अब इनके दरमियान मैंने और फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा निगेशन पी आर क्यू। और फाइंड करना है निगेशन क्यू के दरमियान के, एक मेरे पास ये है, दूसरा ये है, इनके दरमियान मैंने ये ऑपरेशन फाइंड करना है। अब आर ये लिखा हुआ है, अगर एक भी टी हो तो टी आएगा, ट्रू आएगा। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ये देखें इनमें एक भी ट्रू, इन दोनों में एक ट्रू है, ये आ जाएगा ट्रू। इन दोनों में दोनों ट्रू है यानी कि एक भी ट्रू हो तो ट्रू आएगा, तो ये भी ट्रू आएगा। अब दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही आ जाएगा, ये भी दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही आ जाएगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। ये भी क्यू और पी के दरमियान है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लूँगा पी और यहाँ पर लिख लूँगा क्यू। पी क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स, और क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब ये देखें सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर वाला फाइंड करूंगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्यू का निगेशन यानी कि इतना हिस्सा, ये क्यू है तो मैं निगेशन ऑफ क्यू, और इसको नॉट क्यू भी पढ़ा जाता है, ये फाइंड करूंगा। नॉट क्या है कि ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कर देते हैं। ये ट्रू है तो ये आ जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है तो आ जाएगा ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ये मैंने फाइंड कर लिया है। अब मैंने और फाइंड करना है निगेशन पी के दरमियान। निगेशन पी मेरे पास है नहीं तो सबसे पहले मैं निगेशन पी फाइंड करूंगा। अब निगेशन क्या है कि साइन चेंज कर सकते हैं। ये पी है, ट्रू है तो वो आ जाएगा फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। अब ये देखें ये एक ये भी फाइंड कर लिया है और ये भी फाइंड कर लिया है, ये वाला ये है और जो सेकंड है वो ये है। इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान ये ऑपरेशन है आर वाला। अब आर क्या होता है, ये देखें आर अगर एक भी ट्रू हो तो ट्रू आएगा। अब इन दोनों के दरमियान ये देखें ये ट्रू है तो वो ट्रू आ गया, ये ट्रू है ट्रू आ गया, ये ट्रू है ट्रू आ गया। ये मैंने क्या फाइंड किया है, यहाँ मैं लिख लूँगा निगेशन क्यू आर निगेशन पी फाइंड कर लिया है। और ये देखें दोनों एफ है तो एफ ही आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के पास टी नहीं है तो एफ ही आ जाएगा। अब इनकी निगेशन फाइंड करनी है, मैं लिखूँगा निगेशन ब्रैकेट नॉट क्यू आर नॉट पी ब्रैकेट। अब नॉट क्या होता है कि चेंज कर देते हैं, एफ है तो टी आ जाएगा, टी है तो एफ, टी है एफ, टी है तो एफ। ये है इसका आंसर। बड़ा ही आसान मेथड मैंने यूज़ किया है कि अगर आप ये पेज याद रख लें, आप इस पेज को अपनी नोटबुक पर लिख लें, ये आप रीड करिएगा, आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी तो ये सारा चैप्टर ही हो जाएगा। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3 पी और क्यू में सबसे पहले मैं वो लिख लूँगा कि ये पी है और ये क्यू, ये आपके सामने है। अब पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट जो कि है पी आर क्यू, यहाँ मैं लिखूँगा पी आर क्यू। आर क्या है, कितनी दफ़ा किया है, अगर एक भी टी हो तो टी आएगा। अब देखो दोनों टी है, ये आ जाएगा टी, ये टी है वो आ जाएगा टी, ये भी टी है वो आ जाएगा टी, दोनों एफ है तो एफ ही आ जाएगा। अब दूसरी ब्रैकेट वो है पी एंड क्यू, मैं यहाँ पर लिखूँगा पी एंड क्यू। एंड क्या है कि अगर एक भी एफ हो तो एफ आएगा, तो इस लिहाज से ये पी है ये क्यू है। ये देखें इन दोनों के पास ये एफ है तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, इन दोनों के पास एक एफ है तो एफ आ जाएगा, ये है ये दोनों एफ तो एफ आ जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। यानी कि मैंने ये देखना था कि अगर एक भी एफ होगा तो मैं फॉल्स ही लिखूंगा। अब ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया है। अब इनके दरमियान क्या है, इम्प्लाइज, तो वो मैं लिखूंगा यहाँ पर पी आर क्यू इक्विवेलेंट, सॉरी आगे मैंने इम्प्लाइज पढ़ा है, इम्प्लाइज ने इक्विवेलेंट होगा पी आर क्यू इक्विवेलेंट पी एंड क्यू। अब इक्विवेलेंट्स इसके लिए क्या है, ये है इक्विवेलेंट के लिए अगर एक भी एफ हो तो एफ, और अगर दोनों एफ हो तो ट्रू। अब ये देखिए इन दोनों के दरमियान एक भी एफ हो तो एफ आएगा, ये एक एफ है एफ आ गया, इन दोनों के पास भी एक एफ है एफ आएगा। और अगर दोनों एफ हो तो फिर ट्रू आएगा, वो मैंने लिख दिया ट्रू। और इनके दरमियान कोई भी एफ नहीं है तो ये भी ट्रू आ जाएगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी स्टेटमेंट है
डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट और प्रूफ इसके दरमियान फ़र्क बताएं। गिव टू एग्जाम्पल, और दो मिसालें भी दें। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपको सबसे पहले समझाई थी डेफिनेशन, वो स्टेटमेंट की थी, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कौन सी है, वो एक एक्सप्रेशन है विच मे बी ट्रू, जो या तो ट्रू होगा और फॉल्स, या गलत होगा, बट नॉट बोथ, वो दोनों नहीं हो सकते। मैंने वहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी कि 2 = 3 के, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन आपको पता है 2 3 के इक्वल नहीं होता, तो ये फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं आएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अब प्रूफ, इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकल प्रूफ ये लिखी है। अ मैथमेटिकल प्रूफ इज अ लॉजिकल आर्गूमेंट, कि मैथमेटिकल प्रूफ में लॉजिक के लिहाज से आर्गूमेंट दिए जाते हैं। डैट डिमॉन्स्ट्रेट व्हाई अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स यूजिंग डेफिनेशन एक्सियम थ्योरम, इसमें जो दलाइल दिए जाते हैं वो लॉजिक के लिहाज से दिए जाते हैं, और वो दलाइल जो से हैं वो ये साबित करते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। डेफिनेशन एक्सियम्स और थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए ये बताया जाता है। ये डेफिनेशन है मैथमेटिकल प्रूफ की। अब इसकी एग्जांपल्स तो ये देखिए, इसकी फर्स्ट वाली एग्जांपल, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, कि दो इवन नंबरों को जब जमा किया जाता है तो क्या वो भी इवन आता है। ये तो मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। अब ये जो सा मैंने लिखा है ना ट्रू, ये इसका प्रूफ है कि ये ट्रू है। ये इसकी फर्स्ट वाली एग्जांपल। अब सेकंड वाली एग्जांपल वो ये है कि 3 + 4 = 8 के, कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो 3 + 4 वो तो 7 होता है, 8 नहीं होता, तो ये फॉल्स है। असल में ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि ये फॉल्स है, उसका आंसर है ये। अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन ये लिखवाई है, अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो ये देखिए आपकी बुक पर पेज नंबर 148 पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, और फिर इससे नेक्स्ट पेज नंबर 152 पर ये सारा कॉन्सेप्ट ही है, डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये सारा करने के लिए आपको काफ़ी मुश्किल होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल मैथमेटिकल प्रूफ की डेफिनेशन लिखी है, आप ये लिख लें। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम, कि एक्सियम और थ्योरम इनके दरमियान फ़र्क बयान करें। गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, और इन दोनों की एग्जांपल्स भी दें। अब ये देखें एक्सियम्स है और ये थ्योरम। अब आपकी बुक पर पेज नंबर 156 कर स्टार्ट में लिखा हुआ है ये है एक्सियम। यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होगी, एन एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कि एक्सियम वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है डैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, कि एक्सियम्स क्या है, मैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिस पर हम बिलीव करते हैं, हम इत्माद करते हैं कि ये ट्रू है, उसके लिए हमें किसी की भी प्रूफ की या किसी के भी एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के कहे बगैर जो बात मानी जाए उसको कहा जाता है एक्सियम। और इसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है एक्सियम, थ्रू अ गिवन पॉइंट, कि जो एक पॉइंट गिवन है इन्फिनिटली मैनी लाइंस कैन पास, इस पॉइंट के ऊपर से इन्फिनिट लाइन गुजर सकती हैं, और इसको मानने के लिए किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप ये एग्जांपल लिख लें या ये, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कि कोई भी दो पॉइंट है जब इनको मिलाएंगे तो वो एक सीधी लाइन बनेगी। दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। ये थी एक्सियम। अब इससे नेक्स्ट सेकंड था थ्योरम। तो वो ये देखिए पेज नंबर 154 के लास्ट पे यहाँ से स्टार्ट होगा। अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, के थ्योरम भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है डैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स। यहाँ तक थ्योरम की डेफिनेशन है, और इसमें वो कह रहा है कि थ्योरम जोन से वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको ट्रू प्रूफ करने के लिए जो पीछे जोन सी चीज़ें हैं उस लिहाज से प्रूफ किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल ये है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। अब एंगल्स इंटीरियर अंदर वाले एंगल, इसको कहा जाता है इंटीरियर एंगल। अब ये क्वाड्रिलेटर, अगर आप एक स्क्वायर ड्रा करें, एक रेक्टेंगल ड्रा करें या एक पैरालेलोग्राम ड्रा करें, ये सारे क्वाड्रिलेटर हैं। अब इनके अंदर वाले जोन से एंगल है, जब इनको जमा करेंगे आप तो वो 360 डिग्री के इक्वल ही आएंगे। ये थ्योरम है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ, कि मैथमेटिकल प्रूफ में लॉजिक रीजनिंग इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। गिव एन एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल भी दे टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट, और आपने जो एग्जाम्पल देनी है उसकी भी मिसाल दे, यानी कि उसको आपने प्रूव करके बताना है। तो इसके सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ कि लॉजिक रीजनिंग इज इम्पोर्टेंट इन मैथमेटिकल प्रूफ बिकॉज,
कि लॉजिक रीजनिंग जो सी है ये मैथमेटिकल प्रूफ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट गारंटीज दैट एवरी स्टेप इन अ प्रूफ इज लॉजिकली वैलिड। कि ये गारंटी देता है कि जो प्रूफ किया गया है इसमें हर स्टेप लॉजिक के लिहाज से वैलिड है। इससे नेक्स्ट सेकंड वाला है, इट प्रिवेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड मेंटेन्स द रिलायबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स। कि जो भी उल्ट चीज़ें हैं, कंट्राडिक्शन है, उनको ये रोकता है और बरकरार रखता है मैथ की रिलायबिलिटी को। अब इससे नेक्स्ट थर्ड वाला है, इट हेल्प्स इन डिराइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम एक्सियम्स डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स। कि ये मदद करता है एक्सियम में से, तरीफों में से और थ्योरम में से रिजल्ट फाइंड करने के लिए। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, अ लॉजिकल रीजन प्रूव अप्लाइज टू ऑल केसेस नॉट जस्ट एग्जांपल्स। कि आप जो लॉजिक के लिहाज से जो भी रीजन दे के प्रूफ करेंगे वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए नहीं होगा, हर चीज़ के लिए वो प्रूफ होगा। यानी कि अगर आप कहते हैं ना, जैसे कि अभी ऊपर मैंने कहा है कि द सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, तो वो इवन नंबर चाहे मैं 2 लूँ, चाहे 4 लूँ, चाहे 6 लूँ, जो मर्जी नंबर लूँ, उनको मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास एक इवन नंबर ही आएगा। अब ये मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं, चाहे इन पॉइंट्स का नेम ना दें, वैसी भी काज देकर, और ये इनको हेडिंग दे के आप स्टार्ट कर दें। ये था इसका आंसर। अब इसकी एग्जाम्पल, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन। जैसे कि यहाँ मैंने बताया ना कि जो एक जगह प्रूफ कर दिया जाएगा हर लिहाज से वो होगा। यहाँ एग्जाम्पल है सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन। अब इसको मैंने प्रूफ करना है, मैंने लिखा है लेट ए बी टू ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, वो होता है 1 3 5 7 सो 1। अब मैं पहला ऑड नंबर ए वो मैं ले लेता हूँ 2m+1, और मैं यहाँ पर बी वो ले लेता हूँ 2n+1। और यहाँ मैं बता दूंगा कि m और n ये बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। इंटीजर को जी से डिनोट किया जाता है। अब ये मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से m पर कोई भी नंबर लिखें। अगर m की जगह मैं 3 रखूँ तो ये देखें 2 3 टाइम 6+1 वो क्या आएगा 7। और ये देखें ये आठ नंबर आया है। m की जगह पर आप कोई भी नंबर रखेंगे तो आपके पास आंसर एक आठ नंबर आएगा। अगर मैं m की जगह पर 10 रखूँ तो 10 2 टाइम 20, 20+1 वो आ जाएगा 21, और 21 एक ऑड नंबर है। इसी तरह 2n+1। अब इनका क्या करना है, सम यानी कि ऐड करना है, वो मैं लिख लूँगा a+b। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2m+1 और प्लस b वाला जो कि है 2n+1। इनको जब मैं ऐड करूँगा ये आ जाएगा 2m+2n 1+1 ये आ जाएगा 2। इनमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा m+n+1 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा है सिंस 2m+n+1 इज डिविजिबल बाय 2। यानी कि ये जो मैं जिसको अब हाईलाइट करने लगा हूँ ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट पे 2 कॉमन है। सो द सम इज इवन, जिसकी वजह से ये इवन है। अब इवन नंबर देखे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं 2 0 2 4 6 8 सो 1। इनमें से कोई भी नंबर आप चूज़ करें, चले मैं 8 ले लेता हूँ, ये देखें 2 पे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं कोई भी नंबर लूँ 20 ले लूँ, 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब ये जो नंबर आया है ये देखिए 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये भी इवन है। ये मैंने प्रूफ कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जिसकी स्टेटमेंट है इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम्स कंजक्टर आर थ्योरम। कि बताना है कि ये जो नीचे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं वो एक्सियम है, कंजक्टर है या थ्योरम है। एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग, और आपने जो रीज़न देनी है उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में या 5 में थ्योरम भी बता दिया था, एक्सियम भी बता दिया था। अब कंजक्टर वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। अब ये देखें, देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। तो जब मैंने आपको पेज नंबर 156 पर एक्सियम की डेफिनेशन सिखाई थी, उसमें सेकंड एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ था। तो जिसका मीनिंग है कि ये क्या है, एक्सियम। सोल्यूशन में लिखूंगा कि पार्ट 1 जो है वो एक एक्सियम है। अब इसको एक्सप्लेन भी करना है, तो ये देखें, दिस इज एक्सपेक्टेड विदाउट प्रूफ। कि हम प्रूफ किए बगैर ये मानते हैं। इट इज़ अ बेसिक रूल ऑफ ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री का बेसिक रूल है कि कोई भी 2 पॉइंट हैं, इनको जब आप आपस में मिलाएंगे तो वो एक सीधी लाइन आएगी। तो इस वजह से ये इसकी रीज़न है और ये एक्सियम है। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट, एवरी इवन नंबर के हर इवन नंबर ग्रेटर देन 2 वो जो 2 से बड़ा है कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। उनको 2 प्राइम नंबर्स के सम में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 से बड़ा इवन नंबर क्या है, 4। तो ये देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2+2। तो ये देखिए 2 ये प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो। अब आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ 6, जिसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ
3 + 3 ये भी प्राइम नंबर है। अगर मैं 10 लूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 5 + 5, 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अब मुझे किसने बताया है कि ये आपस में इक्वल हैं? कोई भी थ्योरम ऐसा नहीं है, ना कोई एक्सियम है, तो फिर इस लिहाज से जाएगा कंजेक्टर। अब इसकी रीज़न क्या है ये देखिए, अब आपको समझ आ जाएगी कि कंजेक्टर क्या होता है। दिस इज़ नॉट येट प्रूव, कि अभी तक ये प्रूव नहीं किया गया। पीपल बिलीव, लोग इस पर एतमाद करते हैं। इट इज़ ट्रू, कि ये ट्रू है, क्योंकि ये देखिए आपके सामने ट्रू चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इसका प्रूफ नहीं है। बट नॉट प्रूफ एग्जिस्ट, लेकिन इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग इस पर एतमाद करते हैं। ये था इसका सेकंड वाले का आंसर। यह मैं लिख भी देता हूँ कि ये सेकंड वाले का आंसर था। अब इससे नेक्स्ट थर्ड वाला, द सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो ये थ्योरम है कि कोई एक ट्राइंगल है, इसके अंदर वाले एंगल्स को जब आप सम करेंगे वो उसका आंसर 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा इसके थर्ड वाला पार्ट, ये एक थ्योरम है और इसकी रीज़न, दिस इज प्रूव्ड फ्रॉम एक्सियम्स एंड रूल्स, के रूल्स और एक्सियम्स के लिहाज से इसको प्रूव किया गया है, तो फिर ये थ्योरम होगा। ये था इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करे। 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो ये देखिए इसका मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, जो कि इक्वल है x-4 का स्केयर और +9। अब ये देखिए x-4 का स्केयर है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि मैं इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ। अब एक्सपेंड a-b का स्केयर, वो आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2a और b, और ये +9 वैसे ही। अब x का स्केयर वो वैसे ही 4 का स्केयर 16, 2 4 टाइम ये आ जाएगा 8x, 7 माइनस वैसे ही और +9। अब इन दोनों को मैंने आपस में ऐड करना है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा सिंप्लीफाइंग, इसको मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूँ कि एक्स स्केयर माइनस 8x 16 +9, ये मेरे पास आ जाएगा 25। ये सिंपल इसका आंसर है। और यहाँ पर देखिए ये आ गया इसकी राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करके मैंने राइट हैंड साइड ले आया हूँ। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकेंड वाला पार्ट, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है x+1 का स्केयर माइनस x-1 का स्केयर। यहाँ मैं क्या करने लगा, स्केयर ओपन करने लगा, यानी कि एक्सपेंड करने लगा हूँ। वो मैंने यह हेडिंग दे दी एक्सपेंड। x+1 का स्केयर वो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट वाले का स्केयर, प्लस सेकंड वाले का स्केयर, वो 1 का स्केयर 1 ही है, प्लस 2x और 1 वो मेरे पास आ जाएगा सिंपल 2x, माइनस x-1 का स्केयर ये आ जाएगा फर्स्ट वाले का स्केयर, प्लस सेकंड वाले का स्केयर 1 का स्केयर वो 1 ही होता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, तो मैं सिंपल लिख दूंगा 2x और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं नेगेटिव करने लगा हूँ, तो यहाँ मैं हेडिंग दे दूंगा कि यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट द टर्म्स, कि इनको नेगेटिव करने लगा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर +1 प्लस 2x माइनस एक्स स्केयर माइनस प्लस वो आ जाएगा -1 माइनस माइनस ये आ जाएगा +2x। अब इनको मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। ये देखिए एक्स स्केयर प्लस माइनस कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 2x + 2x, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x। ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड। वो सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा कि ये है मेरे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करके मैं राइट हैंड साइड तक आया हूँ। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका थर्ड वाला पार्ट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगा, जो कि है x+5 का स्केयर माइनस x-5 का स्केयर। अब ये देखिए क्या करने लगा हूँ मैं, इसका स्केयर ओपन यानी कि एक्सपैंड करने लगा हूँ। तो वो मैं लिख लूँगा फर्स्ट वाले का स्केयर यानी कि x का स्केयर प्लस सेकंड वाले का स्केयर 5 का स्केयर वो आ जाएगा 25 प्लस 2a और b, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया है 2 × 5 10, 10 × x वो मेरे पास आ जाएगा 10x। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 10x माइनस यहाँ पर भी x-5 का स्केयर आ जाएगा फर्स्ट वाले का स्केयर प्लस सेकंड वाले का स्केयर 5 का स्केयर 25 माइनस 2ab, यहाँ सॉल्व किया है 10x आया है, तो मैं लिख दूंगा 10x। अब मैं नेगेटिव करने लगा हूँ, तो यहाँ मैं लिख दूंगा सब्ट्रैक्ट द टर्म्स। तो ये देखिए फर्स्ट वाला वैसे ही एक्स स्केयर प्लस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्केयर माइनस प्लस माइनस 25 माइनस माइनस ये आ जाएगा +10x। अब इससे नेक्स्ट मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, या मैं हेडिंग दे दूंगा सिंप्लीफाई। तो ये देखिए +x स्केयर माइनस एक्स स्केयर कैंसिल, +25 माइनस 25 कैंसिल, 10x + 10x ये आ जाएगा 20x। और ये क्या है आंसर, यानी कि इसकी राइट हैंड साइड वो मैं लिख दूंगा, ये मेरे पास आ गई है इसकी राइट हैंड साइड, जो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आया हूँ। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9,
प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, कि इनको प्रूफ करे और हर स्टेप जो उनसे है उसको जस्टिफाई करे। तो इसका मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 4। अगर सिंपल मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसमें से क्या कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। 4 कॉमन आ रहा है, बाकी रहेगा 1 प्लस 4x, 4 4 से कैंसिल होके सिंपल डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 कॉमन निकाल लो, बाकी 1 प्लस 4x, 4 कैंसिल होके सिंपल यही मेरा आंसर है। लेकिन उसने कहा है कि जब आप आंसर लाएं तो हर स्टेप को साथ साथ बताएं भी। तो फिर यहाँ मैं लिखूँगा कि वी नो डैट, जो कि ए ओवर बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर बी मल्टीप्लाई ए। तो इस लिहाज से यहाँ मैं जब अप्लाई करूँगा ये लिख दूँगा 1 ओवर 4, और इसको वैसे ही मल्टीप्लाई में 4 प्लस 16x, क्योंकि ये मैंने स्टेप किया है तो ये मैंने साथ उसकी जस्टिफिकेशन भी की है। अब इससे नेक्स्ट मैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, कि मैंने 4 कॉमन निकालना है ना, तो इसलिए आज से मैं करूँगा कि 1 ओवर 4, अब इस 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है कि मल्टीप्लाई करके वही आंसर आए। 4 1 टाइम 4 प्लस 16 है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 4x। अब मुझे कैसे आइडिया होगा कि मैंने 4 मल्टीप्लाई 4 ही करना है। 2 मल्टीप्लाई 8 भी तो 16 ही है, लेकिन 4 इसलिए मैंने लिखा है कि अब 4 देखे कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और कॉमन निकालने वाले लॉ को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें से मैंने 4 कॉमन निकालना है, तो यहाँ लिखे मैं पहले लिख दिया मैंने 1 ओवर 4, वैसे ही यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाला है, बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस 4x, वो मैं लिख दूंगा 1 प्लस 4x, और यहाँ पर हेडिंग दे दूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ वो क्या है कि इनकी जगह इंटरचेंज कर दी जाती है, यानी कि अगर ए बी सी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी इंटू सी। अब ये देखिए 1 ओवर 4 1, एसोसिएटिव लॉ के लिहाज से इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा कि 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 4, और ये वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस 4x। अब ये 4 इस 4 से कट हो रहा है, लेकिन मैं कट नहीं करूँगा, मैंने जस्टिफिकेशन भी करनी है। तो यहाँ मैं लिखूँगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि 4 का इन्वर्स है 1 ओवर 4, तो फिर ये इससे कैंसिल होके बाकी यहाँ पर रह जाएगा 1, और यहाँ पर 1 प्लस 4x। अब 1 क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब 1 को ख़त्म करने, यानी कि अब इससे नेक्स्ट मैंने ये लिखना है ना 1 प्लस 4x, तो 1 को ख़त्म करने के लिए मैं बताऊंगा कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिहाज से मैंने ये 1 ख़त्म किया है, और यही इसकी राइट हैंड साइड थी 1 प्लस 4x, वो मैंने प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 2। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँगा। ये देखिए यहाँ से भी 6x कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको पहले मैं आइडेंटिटी के लिहाज से बनाऊँगा कि 6x स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 6x मल्टीप्लाई x प्लस ये 18x है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ ना 6x मल्टीप्लाई x। अब मैंने 6x कॉमन निकालना था, इसलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। अब इस तरह डिनोमिनेटर में से ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 9, वो आता है 27। अब इसमें से मैंने कॉमन निकालना है 6x, तो कॉमन निकालने के लिए लिखा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये मैंने लिखा है 6x कॉमन निकाला है, तो बाकी रह जाएगा x प्लस 6x कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर x नहीं आता, बाय मिस्टेक लिखा गया है। ये देखिए 6 मल्टीप्लाई 3 18 आता है, तो यहाँ पर 3 आएगा। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लूँगा, तो बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा -9 ब्रैकेट क्लोज। अब ये वैसे ही 6x इंटू एक्स प्लस 3, वो मैं वैसे ही लिख दूंगा यहाँ पर 6x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या है एक्स स्क्वायर -9, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ मैं हेडिंग दूंगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो इक्वल है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। अब ये मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा कि 6x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर ये फार्मूला मैं ओपन कर दूँगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये देखिए यहाँ मैं हेडिंग दूंगा कैंसिलेशन ला, कि यहाँ मैं कैंसिल करने लगा हूँ। ये देखिए 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, ये आ जाएगा 2x, एक्स प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। तो ये देखिए इसकी राइट हैंड साइड 2x ओवर एक्स माइनस 3, वो मैंने प्रूफ कर दी है। यहाँ मैं लिख दूंगा राइट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड
ये मैंने लिख ली है। अब मैंने जब नोट किया है तो इसकी फैक्टराइजेशन भी हो रही है, क्योंकि 2 पावर को 1 में कन्वर्ट करना है तो फैक्टराइजेशन होगी, ऊपर नीचे कैंसिल होगी। तो इस वजह से यहाँ मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 10। फैक्टराइजेशन के लिए क्या ये किया जाता है, मिड टर्म को ब्रेक किया जाता है। कि 7x है तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2x प्लस 5x। 2 प्लस 5 7 और 2 5 टाइम ये देखिए आगे है 10। बिल्कुल सेम प्रोसीजर मैंने डिनोमिनेटर में किया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10, ये -3x है तो यहाँ मैं लिख दूंगा -5x प्लस 2x। -5 प्लस 2 वो आ जाएगा -3, और -5 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा -10। ये मिड टर्म को ब्रेक किया है तो यहाँ मैंने ये देखिए लिख दिया है ब्रेक द मिड टर्म। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स। तो मैं यहाँ पर से एक्स कॉमन निकालूंगा, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस 2। अब कॉमन निकालने के लिए आगे दो पार्ट में यूज़ किया है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। ये मैंने हेडिंग दी है, इसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस 2। सेम नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस 5। अब नेक्स्ट टू टर्म इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, वो मैंने 2 कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस 2 5 टाइम 10। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा है, वो मैंने अप्लाई किया है। अब देखें इसमें से x प्लस 2 दोनों में सेम है, वो मैं कॉमन निकाल लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा x प्लस 2, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 5, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय इनमें से x माइनस 5, ये भी है x माइनस 5, x माइनस 5 सेम है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया है x माइनस 5, बाकी रह जाएगा x प्लस 2, वो मैंने लिख दिया है x प्लस 2। क्या किया है मैंने, अगेन कॉमन निकाला है, तो यहाँ मैं अगेन लिख दूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये मैंने अगेन अप्लाई किया है। अब क्या हो रहा है, ये देखिए x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया है x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। यही मैंने प्रूव करना था, यही थी इसकी राइट हैंड साइड, तो यहाँ सिंपल मैं लिख दूंगा ये है इसकी राइट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट है सपोज x इज़ एन इंटीजर। के फ़र्ज़ करें x एक इंटीजर है, इफ़ x इज़ आड। अब आड नंबर वो मैंने आगे भी आपको बताया है कि 1 3 5, आपको पता भी होगा ये आड नंबर है। देन 9x प्लस 4 इज़ आड, अगर x आड है तो 9x प्लस 4 कह रहा है ये भी आड है, ये मैंने प्रूव करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख दूंगा कि गिवन x इज़ आड, x एक आड नंबर है। तो आड नंबर मैंने आगे भी आपको बताया था कि उसको इस तरह लिख सकते हैं x इक्वल टू m प्लस 1। अब यहाँ पर x इंटीजर है तो यहाँ मैं ये भी लिख दूंगा कि m जौन सा है ये बिलोंग कर रहा है z से, z भी एक इंटीजर है। ये अगर आप लिखना चाहे तो अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब ये मैंने ले लिया है x एक आड नंबर है, अब ये मैंने प्रूफ करना है ना, तो उस लिहाज से यहाँ मैं लिख लूँगा कि 9x प्लस 4, इसको मैंने आड प्रूफ करना है। अब x की जगह ये वैल्यू मैं यूज़ कर लूँगा 9, वैसे ही x की जगह पर 2m प्लस 1 वैसे ही प्लस 4। अब 9 मल्टीप्लाई होगा 9 2 टाइम 18m, 9 1 टाइम 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 ये मेरे पास आ जाएगा 13, और यहाँ पर ये 18m वैसे ही। अब इस 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 18m वैसे ही प्लस 12 प्लस 1। ये मैंने इसलिए क्यों किया है, आपने रट्टा नहीं लगाना। कि देखिए मैंने क्या प्रूफ करना है, आड। जब यहाँ पर गिवन था ना कि x एक आड है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में किया है कि यहाँ पर मैंने 1 को सेपरेट किया है। तो अब मैंने अगेन इसको आड प्रूफ करना है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने उस वजह से 1 को सेपरेट कर दिया है। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, लेकिन मैंने 6 कॉमन नहीं निकालूंगा, मैं 2 कॉमन निकालूंगा। वो क्यों, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए 2 9 टाइम 18 m वैसे ही, और 2 6 टाइम 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। ये देखें मैंने 2 ही क्यों कॉमन निकाला है कि मैंने आड प्रूफ करना है, और आड प्रूफ करने के लिए ये उसकी नोटेशन है कि 2m प्लस 1, यानी कि यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर चाहे जो मर्जी हो। तो इसलिए यहाँ पर देखें मैंने 2 बनाया है, यहाँ पर मैंने 1 बनाया है। अब इस लिहाज से यहाँ मैं लिख दूंगा कि 2n प्लस 1, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कि 9m प्लस 6, जिसको मैंने n का नाम दिया है, और ये बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर में से। इंटीजर में से कैसे, कि यहाँ पर देखें मैंने बताया था ना कि m z से डिनोट कर रहा है, यानी कि m एक इंटीजर है, तो 9 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। तो जब इंटीजर के साथ इंटीजर ऐड हो या इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई हो, वो इंटीजर में से ही आता है। तो इसको मैंने कोई और नाम दे दिया है,
चाहे आप डायरेक्ट इसके बाद ही जो मैं अभी आपको लिख के दिखाने लगा हूँ वो लिख दें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 2n+1 इज़ आड नंबर और ये किसके इक्वल है 9x+4। सो 9x+4 इज़ आड। अगर ये आड है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी आड नंबर होगा। ये था सिंपल इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 10 तो भी सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है सपोज x इज इंटीजर, कि x एक इंटीजर है। इफ़ x इज़ आड, जिस तरह अभी क्वेश्चन किया है सेम वही है। अब वो कह रहा है x आड है, प्रूफ करें कि यहाँ 7x+5 इवन है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में लिखूंगा गिवन x इज़ आड, तो x वो इक्वल है 2m+1 और यहाँ मैंने कह दिया है कि m बिलोंग कर रहा है इंटीजर में से। अब क्या मैंने क्या प्रूफ करना है, 7x+5 वैसे लिख लूँगा, 7x की जगह पर 2m+1 और ये +5 वैसे ही, 7 2 टाइम 14m और 7 1 टाइम 7 और +5 वैसे ही। अब ये देखें, ये हमने लिख दिया है 14m, 7 + 5 ये आ जाएगा 12। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 मैं कॉमन निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा 2 7 टाइम 14m वैसे ही और 2 6 टाइम वो 12 आ जाएगा। और यहाँ मैं वैसे लिख लूँगा 7x+5 के लेफ्ट साइड ये थी वो मैंने वैसे लिख ली है। अब इस 7m+6 को इसको मैं लिख सकता हूँ कि 7m+6 ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर में से और इसको मैंने कोई और नाम दे दिया है n का। तो इस लिहाज से यहाँ मैं लिख दूँगा कि ये मेरे पास आ जाएगा 2n और यहाँ पर 7x+5। अब ये देखें 2m+1 अगर इस तरह की फॉर्म हो तो वो आड होती है, अगर +1 नहीं हो तो वो इवन की फॉर्म होती है। क्या अब n की जगह कोई भी रखें, अब ये देखिए 2n है, n की जगह पर अगर मैं 1 रखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2, n की जगह पर अगर मैं 2 रखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4, n की जगह पर अगर मैं 3 रखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6, n की जगह पर अगर मैं 9 रखूँ तो 2 9 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 18। इस तरह चलता रहेगा और ये सारे इवन नंबर ही है, इसका मतलब है ये भी इवन है। अगर ये मेरे पास इवन है तो यह मैं लिख दूंगा 2n इज़ इवन नंबर। सो 7x+5 इज़ इवन, क्योंकि ये इवन है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी फिर इवन होगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई इनको प्रूव करें। सबसे पहले इसका ए वाला पार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि इफ़ x इज़ आड इंटीजर, अगर x आड है देन शो डैट x² - 4x+6 इज़ आड। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा गिवन x इज़ आड। अगर x आड है तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल 2m+1 और यहाँ पर m ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर में से। अब ये प्रूफ करना है, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि x² - 4x+6 इक्वल x की जगह ये वैल्यू कि 2m+1 का स्केयर माइनस 4x की जगह पर 2m+1 और +6 वैसे ही। अब 2m+1 का स्केयर ये मेरे पास आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है, प्लस 2a जो कि है 2m और b है 1, 4 2 टाइम ये आ जाएगा 8m और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा माइनस और 4 1 टाइम वो आ जाएगा 4 प्लस 6 वैसे ही। 2m का स्केयर ये मेरे पास आ जाएगा 4m स्केयर प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास आ जाएगा 4m माइनस 8m माइनस 4 प्लस 6 वो आ जाएगा +2। अब ये देखिए 4m स्केयर मैं वैसे ही लिख लूँगा 4m स्केयर, 4m माइनस 8m ये आ जाएगा -4m। और इससे नेक्स्ट स्टेप 1 + 2 जो कि 3 के इक्वल है। मैंने प्रूफ क्या करना है 8, उसकी क्या नोटेशन है कि 1 सेपरेट होना चाहिए, तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख लूँगा कि 2 + 1 मैंने वैसे लिख लिया है। अब इन तीनों में से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा, बाकी मेरे पास रह जाएगा 2 2 टाइम 4 और ये m स्केयर वैसे ही 2 2 टाइम 4 m वैसे ही और 2 1 टाइम 2 और ये +1। अब आप ये समझिएगा, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है 2n + m, ये देखिए 2 इसके इक्वल है 1 वैसे ही आ गया है और ये सारी चीज़ इसको मैं नाम दे दूंगा n का। यहाँ मैं ये लिखने लगा हूँ कि 2m स्केयर माइनस 2m + 1 ये भी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर में से, तो इसको मैंने कोई और नाम दे दिया है n का, क्योंकि इसकी जगह मैं m की जगह जब मैं 1 रखूँगा मेरे पास कोई आंसर आएगा, 2 रखूँगा कोई आंसर आएगा, तो जनरल मैंने कह दिया है कि ये n के ही इक्वल है। अब ये देखिए 2n+1 ये आड की नोटेशन है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2n+1 इज़ आड नंबर। तो जो प्रूफ किया है x² - 4x+6, सो x² - 4x+6 इज़ आड।
यही मैंने प्रूफ करना था, सिंपल इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, इफ़ एक्स इज़ इवन, तो यहाँ मैं लिखूँगा गिवन एक्स इज़ इवन इंटीजर, तो फिर एक्स इक्वल मेरे पास आ जाएगा 2m के, और m ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। देन शो डैट एक्स स्केयर प्लस 2x+4 इज़ इवन। अब ये ले लूँगा मैं एक्स स्केयर प्लस 2x+4, और यहाँ पर x की वैल्यू ये आ जाएगी 2m का स्केयर प्लस 2x की जगह पर 2m+4, वैसे ही 2 का स्केयर ये मेरे पास आ जाएगा 4m स्केयर, 2 टाइम 4m+4। अब इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं 2 कॉमन लूँगा, वो क्यों, ये देखिए 2 × 2 ये आ जाएगा 4m स्केयर। मैं भी आपको समझाता हूँ कि मैंने 2 ही कॉमन क्यों लिया है। ये देखिए मैंने 2 कॉमन ले लिया है। ये देखिए इवन फॉर्म क्या होती है 2m, यानी कि यहाँ पर मैंने 2 बनाना था और यहाँ पर जो मर्जी बने, तो ये देखिए इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है 2n, और यहाँ पर मैंने कह दिया है कि n वो मेरे पास इक्वल है 2m स्केयर प्लस 2m+2। इसको मैंने नाम दे दिया है n का, इसकी जगह मैंने लिख दिया है n, और ये बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर में से। अब 2n ये कौन सी फॉर्म आ गई है इवन की, तो यहाँ मैं लिखूँगा फिर कि 2n इज़ इवन नंबर, कि ये एक इवन नंबर है। सो जो लेफ्ट साइड पे है एक्स स्केयर प्लस 2x+4, एक्स स्केयर प्लस 2x+4 इज़ इवन, तो फिर ये भी इवन के ही इक्वल है। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है, प्रूव डैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी, कि ए और बी वो खाली सेट नहीं है, वो कह रहा है ये प्रूफ करे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम टाइप है ये। अब असल में ये मेरे पास डिमार्कन लॉ है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में प्रूफ किया है, जब ए और बी ये सेट दिए होते थे। अब ए और बी सेट नहीं दिए हुए, क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है, लॉजिक। यहाँ पर लॉजिक के लिहाज से बातें करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ये मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक है मेरे पास सेट ए और एक है मेरे पास सेट बी। यहाँ मैं कहूँगा कि ए जो सा है वो सब सेट है बी का, यानी कि ए के एलिमेंट बी के अंदर हैं। तो फिर मैं अगर कहूँ ना कि बी के एलिमेंट्स वो ए के भी अंदर हैं, अगर ये दो चीज़ें मैं प्रूफ कर दूँ, तो फिर इसका मतलब है कि ए बराबर है बी के। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास ए बी के एलिमेंट्स नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि कोई एक्स है वो बिलोंग कर रहा है इसमें से, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये चीज़ मैंने ली है, मैंने एज्यूम किया है कि एक्स इसमें से बिलोंग कर रहा है, कि अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में है, तो फिर इस कंप्लीमेंट के बगैर इसमें नहीं होगा। यहाँ मैं लिख दूंगा फिर कि एक्स वो बिलोंग नहीं कर रहा होगा ए इंटरसेक्शन बी में। ये चीज़ दोबारा सुने कि अगर कोई चीज़ कंप्लीमेंट में होती है तो वो उस सेट के अंदर नहीं होती। अगर एक्स इन दोनों में नहीं है, अब इंटरसेक्शन होता है तो चीज़ दोनों में पाई जाए। अगर एक्स इन दोनों में नहीं पाया जाता तो मैं सेपरेट कर दूंगा कि एक्स नहीं पाया जा रहा अगर ए में से, और एक्स कैन नॉट बिलोंग टू बी। अगर एक्स इन दोनों में नहीं है, मैंने सेपरेट कर दिया है, तो फिर अगर मैं जैसे मैंने कहा है कि कंप्लीमेंट में हो तो उस सेट में नहीं होता। अब एक्स ए में नहीं है, तो फिर इसका मीनिंग है इसके कंप्लीमेंट में होगा। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट मैंने दोबारा यूज़ किया है यहाँ पर दोबारा, कि एक्स अगर बी में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि एक्स बी के कंप्लीमेंट में है। अब ये देखें एक्स ए कंप्लीमेंट में भी है और एक्स बी कंप्लीमेंट में भी है। मैंने क्या प्रूफ करना है यूनियन के लिहाज से, तो मैं यहाँ कह दूंगा कि फिर एक्स ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इन दोनों का जब मैं यूनियन लूँगा फिर एक्स उसमें भी होगा। अब ये देखें यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में, लेकिन यहाँ पर मेरे लॉजिक ये आया है, जब मैंने लॉजिक्स दिए हैं तो मेरे पास आया है एक्स ये बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो फिर अगर ये एक्स इस लिहाज से है, इसका मतलब है ये इसका सबसेट है, तो मैं कह दूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ये सबसेट है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 1। तो इस लिहाज से देखें ये तो मैंने प्रूफ कर लिया है। अब ये प्रूफ करूंगा कि बी सबसेट है ए का, उसके लिए मैं ये लूँगा कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, या मैं कह लूँगा लेट, और यहाँ पर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब मैं लेट करता हूँ कि वाई इसमें से बिलोंग कर रहा है। अगर वाई इन दोनों में बिलोंग कर रहा है, यूनियन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट दोनों में है, इसका मतलब है कि वाई बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट और वाई बिलोंग कर रहा है बी कंप्लीमेंट। अब ये देखिए वाई ए कंप्लीमेंट में भी है और वाई बी कंप्लीमेंट में भी है,
तो इसका मीनिंग है वाई वो ए में मौजूद नहीं होगा, और इसी तरह वाई वो बिलोंग नहीं कर रहा बी में से। अगर कोई चीज़ कंप्लीमेंट में होती है तो वो कंप्लीमेंट के बगैर सेट में मौजूद नहीं होती। जैसे ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ना कि इसमें है तो इसके कंप्लीमेंट के बगैर में नहीं है, तो यहाँ पर भी वही यूज़ की है। अगर वाई ए में भी नहीं है, वाई बी में भी नहीं है, तो वाई ये फिर बिलोंग नहीं करेगा ए इंटरसेक्शन बी में भी। कि अगर दोनों में नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए वाई, अगर वाई इनके इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब है फिर इसके कंप्लीमेंट में होगी, तो ये आ जाएगा वाई बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में। अब ये देखें, मैंने कहा है कि वाई इसमें से बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब मैंने रीजंस दी हैं तो उससे मेरे पास आया है कि वाई तो ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में से बिलोंग कर रहा है। तो जिसका मीनिंग ये हुआ कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ये सब सेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लेफ्ट साइड पे थी, लेकिन यहाँ पर अब राइट साइड पे आ गई है, यानी कि अब बी सब सेट आ गया ए का। अगर ये इक्वल हो तो फिर ए बी के इक्वल होगा। तो फिर यहाँ मैं लिखूंगा यूज़ इक्वेशन 1 एंड 2 के इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लिहाज से ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ये इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर, कि अगर एक्स और वाई ये दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं एंड एक्स स्केयर लेस देन है वाई स्केयर, तो जो गिवन है मेरे पास पहले मैं वही लिख लेता हूँ कि एक्स स्केयर लेस देन है वाई स्केयर से, देन एक्स लेस देन वाई कह रहा है, ये इम्प्रूव करें। अब यहाँ पर देखिए ये तो मैंने लिख लिया है, लेकिन ये क्या लिखा है एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन एक्स वाई आर पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इनका मैं स्केयर रूट भी ले सकता हूँ, तो यहाँ फिर मैं लिख लूँगा टेक स्केयर रूट। तो यहाँ पर देखिए स्केयर रूट एक्स स्केयर लेस देन स्केयर रूट वाई स्केयर। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होकर बाकी रह जाएगा एक्स लेस देन स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होकर बाकी रह जाएगा वाई। यही मैंने प्रूफ करना था, एक्स लेस देन वाई, ये आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि वो कह रहा है जमा करना है इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर वाले एंगल्स को जमा करे वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अपनी आसानी के लिए मैं लिखूंगा ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। तो ये मैंने एक ट्राइंगल बना ली है, ये है ए, ये है बी और ये है मेरे पास पॉइंट सी। अब इससे नेक्स्ट मैं लिखूंगा ड्रॉ अ लाइन एट सी, कि इस सी पर एक लाइन ड्रा करनी है। ये मैंने एक लाइन ड्रा की है, आगे से पढ़िएगा पैरेलल टू ए बी, जो कि ए बी के पैरेलल होती है। अब पैरेलल का मतलब है उस जैसी। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में एक जैसी हैं, तो ये मैंने ड्रा कर ली है। अब ये ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल उनको जमा करे, उनको सम करे वो 180 डिग्री के इक्वल, ये मैंने प्रूफ करना है। तो अपनी आसानी के लिए इस एंगल ए को मैं कह दूंगा कि इसके अंदर वाला एंगल वो है मेजरमेंट एंगल ए, इस बी के अंदर वाला है मेजरमेंट एंगल बी। अब ये सी इसके अंदर वाला है मेजरमेंट एंगल सी। अब ये देखें ये एंगल इस यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये है मेरे पास मेजरमेंट एंगल 1, और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये है मेरे पास मेजरमेंट एंगल 2। अब ये देखिएगा ये थ्योरम है ना, तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए डेफिनेशन में पढ़ा था पिछले डाटा को, पिछले थ्योरम्स को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा नाउ मेजरमेंट एंगल ए, कि ये मेजरमेंट एंगल ए वो इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल 1, के अंदर वाला एंगल बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है, इसको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा अल्टरनेट एंगल्स, उस वजह से अंदर वाला एंगल बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। सेम यहाँ पर कि बी किसके इक्वल होगा फिर 2 के, तो यहाँ मैं लिखूंगा मेजरमेंट एंगल बी ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2 के, और यहाँ पर भी सेम यही लिखना है अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब जो एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको सिखाया था कि जब कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा किया जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये भी 90 डिग्री की इक्वल होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये भी 90 डिग्री की इक्वल होता है। यानी कि ये एक सीधी लाइन है एक्स एक्सिस, तो इनके ऊपर ये जो एंगल है 90 + 90 वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर एक और थ्योरम मैं यूज़ करूँगा, पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मेजरमेंट एंगल 1
ये वाला 1 प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल 2 कि ये 1 है, ये सी है और ये 2 है, यानी कि ये टोटल एंगल ये लाइन का एंगल आ गया है जो कि किसके इक्वल है 180 डिग्री। और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्ट्रेट लाइन एंगल। अब यहाँ मैं लिखूंगा यूज इक्वेशन 1 2 कि मेजरमेंट एंगल 1 की जगह ये आ जाएगा और मेजरमेंट एंगल 2 की जगह बी आ जाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा यूज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मेजरमेंट एंगल 1 वो किसके इक्वल है मेजरमेंट एंगल ए के, तो 1 की जगह पे आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी वो वैसे ही आ जाएगा मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल 2 ये किसके इक्वल है बी के, तो यहाँ मैं लिखूंगा मेजरमेंट एंगल बी इक्वल 180 डिग्री वैसे ही। तो फिर इस लिहाज से ये देखें ये है मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल बी, ये तो ट्राइंगल के एंगल है जो कि इक्वल आ गया 180 डिग्री। वही प्रूव करना था कि इंटीरियर एंगल और ट्राइंगल जब इनको जमा किया जाए वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। ये मैंने प्रूव कर दिया है। यहाँ मैं लिख दूंगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये है इसका आंसर, यही प्रूव करना था। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो, कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, रियल नंबर्स हैं, प्रूव डैट ए बी सी ये तीनों पार्ट प्रूव करें। सबसे पहले इसका ए वाला पार्ट ये प्रूव करना है। अब ये देखें ये सिंबल इसका मीनिंग ये है कि मैंने ये चीज़ लेकर ये प्रूव करनी है, फिर ये चीज़ लेकर ये प्रूव करनी है, कन्वर्सली भी प्रूव करना है। इस सिंबल जब भी पेपर में या किसी क्वेश्चन में ये आ जाए इसका मतलब है कि ये लेकर ये प्रूव करें और फिर इसका कन्वर्सली पार्ट भी करें, उल्ट भी करें। सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ कि ए ओवर बी ये इक्वल है सी ओवर डी। सिंपल अगर करूँ तो आंसर लाने के लिए ये देखिए ए डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन लॉजिक के लिहाज से मैंने प्रूफ करने हैं, डायरेक्ट प्रूफ नहीं करने। अब देखिए मैंने क्या बनाना है लेफ्ट साइड पे ए डी, यानी कि ये है ना मेरे पास ए ओवर बी, ये मैंने बनाना है ए डी। वो कैसे आएगा अगर इसको इसके साथ मैं डी मिला दूँ और बी इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास फिर ये बी से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा ए और डी। लेकिन जब मैं अरेंज करूँ तो ये आ जाएगा बी डी अगर लिखूँ तो बी से कैंसिल होकर मेरे पास ए डी आ जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है कि मुझे ये आइडिया हो गया है कि मैंने बी और डी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं वैसे लिख लूँगा ए ओवर बी, इसके साथ मल्टीप्लाई मैं कर दूँगा बी और डी को। जो लेफ़्ट साइड पे करना है राइट साइड पे भी वो भी ये आ जाएगा बी और डी और ये सी ओवर डी वैसे ही। और यहाँ मैं लिखूँगा कि मैंने यूज़ की है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, कि इक्वालिटी के लिहाज से मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो फिर ये मेरे पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय बी इंटू बी डी वैसे ही इक्वल सी मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय डी और यहाँ पर बी डी वैसे ही। ये मैंने 1 क्यों किया है, अब ये देखिए मैं 1 ओवर बी को बी से मिला दूंगा और ये 1 ओवर डी को इस डी से मिला दूंगा और मैं कह दूंगा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, एक दूसरे के उल्टे हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे। मैं भी करके दिखाता हूँ फिर ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये देखें ये ए ओवर बी 1 है तो इसको मैं अगर लिख दूँ ए और यहाँ पर 1 ओवर बी और ये बी इसको मैं वैसे लिख दूंगा और ये डी वैसे ही। और यहाँ मैं हेडिंग दूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, यह है कि अगर ए इंटू बी सी हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी इंटू सी, आपस में जगह इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखें ए 1 ओवर बी को मैंने बी से मिला दिया है और ये ए डी मैंने वैसे लिख दी है इक्वल। अब ये देखें सी वो मैं लिख दूंगा सी वैसे ही, ये 1 ओवर डी वो मैं मिला दूंगा 1 ओवर डी, इसको मैं मिला दूंगा इस डी के साथ, वो मैंने लिख दिया है डी और ये बाकी रह जाएगा बी वो वैसे ही। और यहाँ पर हेडिंग कि ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई किया है। अब मैंने आगे आपको बताया था कि ये बी इस बी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरे पास रह जाएगा ए कैंसिल होके ये आ जाएगा 1 और यहाँ पर डी वैसे ही इक्वल सी ये कैंसिल होके 1 और यहाँ पर बी। लेकिन अब जो मैंने कैंसिल किया है मैंने वो प्रॉपर्टी बतानी है, तो यह है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये 1 है इसको ख़त्म करना है मैंने, तो ये आ जाएगा ए डी इक्वल सी बी। 1 डायरेक्ट ख़त्म नहीं मैंने करना, साथ मैंने बताना है कि ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब मेरे पास आंसर था ए डी इक्वल बी सी, यानी कि ये इसको मैं इस तरफ ले गया हूँ इसको इस तरफ लेके आया हूँ। तो यहाँ क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि जगह आगे पीछे कर देते हैं कि अगर ए बी है तो मैं लिख सकता हूँ
BA, यानी कि 3 × 4, 4 × 3 जगह आगे पीछे कर देते हैं, तो CB था, मैंने लिख दिया है BC। ये मैंने प्रूफ कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, ये चीज़ मैंने लेनी है, यानी कि जो प्रूफ किया है इसको मैंने लेना है और इसका उल्ट ऊपर चलते हुए मैंने ये प्रूफ करना है। तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा कन्वर्सली, और यहाँ मैं लिख दूंगा कि AD ये इक्वल है BC के। और मैंने प्रूफ क्या करना है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये मैंने प्रूफ करना है। तो ये है ना AD, समझिएगा ज़रा, AD यहाँ मैंने बनाना है A/B, यानी कि लेफ्ट साइड मैंने लिखी है और ये लेफ्ट साइड है, इसको मैंने ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं डिवाइड करूँगा पहले D के साथ, D से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास A आ जाएगा। और नीचे अगर B भी हो तो फिर मेरे पास देखें A/B वैसे ही ये D से कैंसिल हो जाएगा। इससे मुझे ये आइडिया हुआ है कि ये B और D इससे मैंने डिवाइड किए हैं। जैसे पहले मैंने आपको समझाया था ना कि ये मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे पता चला वो मैंने आपको समझाया था। अब मुझे इस तरह करके ये आइडिया हुआ है कि मैंने B और D को डिवाइड करना है। तो यहाँ सिंपल मैं करूँगा AD डिवाइडेड बाय BD, सेम यहाँ पर भी BC डिवाइडेड बाय B और D। और यहाँ मैं लिखूँगा डिवीजन प्रॉपर्टी कि ये डिवाइड किया है मैंने, तो मैं डिवीजन प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। अब कैंसिल हो रहा है कि ये D इस D से कैंसिल और ये B इस B से कैंसिल। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि मैंने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है, तो ये मेरे पास आ गया है A/B इक्वल C/D। यही मैंने प्रूफ करना था, ये आ गया इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, ये देखें A/B, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड A/B C/D, इसको मैंने इसके इक्वल प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है, यानी कि A इस C से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पहले मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट रूल है वो ये है कि A और यहाँ पे आ जाएगा 1/B, और यहाँ पर भी ये वैसे ही C और 1/D। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो मैंने आगे आपको समझाई है, तो ये मेरे पास आ जाएगी A, इसके साथ में ये मैं ला लूँगा C, और यहाँ पर इसको मैं ला दूँगा 1/B, इसके साथ में मिला दूँगा 1/D। अब सिंपल इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लूँगा कि ये AC वैसे ही, और यहाँ पे है 1/B 1/D, वो मैं लिख लूँगा 1/BD। अब ये देखें जिस तरह मैंने यहाँ पर यूज़ किया ना प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, किसको मैंने मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने सेपरेट किया है। अब ये देखें यहाँ मैं दोबारा लिखूँगा प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, ये हेडिंग दे के इनको मैं इकट्ठा कर दूंगा कि AC डिवाइडेड बाय BD, यही मैंने प्रूव करना था। ये है इसकी राइट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट इसका C वाला पार्ट, सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है। अब ये देखिए मैंने ये प्रूफ करना है, यानी कि यहाँ पर क्या है, मैंने एलसीएम लिया है, तो उसके लिए साथ साथ मैंने जस्टिफिकेशन भी करनी है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, जैसे आगे किया है कि A इंटू 1/B प्लस C इंटू 1/B। अब ये देखिए 1/B सेम है, कॉमन आ रहा है राइट साइड की तरफ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ मैं लिखूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव ला, और यहाँ पर लिख दूँगा ये मैं A प्लस C वैसे ही, और यहाँ पर 1/B मैंने वैसे लिख दिया। अब ये देखें A/B था तो मैंने प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन लिखकर इनको सेपरेट किया था। अब ये A प्लस C इंटू 1/B है, तो यहाँ मैं अगेन हेडिंग दूंगा प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, और यहाँ पर 1 ख़त्म कर दूंगा, ये आ जाएगा A प्लस C/B। साथ में लिख दिया है प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, यही इसकी राइट हैंड साइड थी, ये मैंने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।